नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गायू एजुकेशन पर। यदि आप कक्षा 10th में हैं तो आपका ये मॉडल पेपर आ चुका है 2024-25। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर लें। तो हमारा ये हिंदी का मॉडल पेपर है, माध्यमिक परीक्षा 2025। ये नमूना प्रश्न पत्र होगा आपका। सब्जेक्ट है इसमें हिंदी और कक्षा है 10th का मॉडल पेपर, जो आपके 80 नंबर का रहने वाला है। समय आपको मिलेगा इसमें प्रश्न पत्र को हल करने में 3 घंटा 15 मिनट। तो इसमें ऊपर सामान्य निर्देश लिखे हुए हैं कुछ। परीक्षा सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें, मतलब अपने पेपर पर अपने रोल नंबर लिख लें। ठीक है। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्नों को अपने को करना जरूरी है। तीसरा, हमारे प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, मतलब है इसमें कि अपने को अपने आंसर वाली नोटबुक है ना, उसी में अपने आंसर लिखने हैं। चौथा है हमारा, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक ही साथ ही लिखें, मतलब जैसे अबसद खंड दिए हुए हैं आपको, मतलब एक ही खंड में आपको दूसरे वाले खंड में वो उत्तर नहीं डालने। ठीक है। पांचवा, हमारे प्रश्न का उत्तर लिखते से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें, मतलब प्रश्न संख्या लिख के ही बाद में प्रश्न को हल करना, ताकि अगले एग्जामिनर को भी चेक करते वक्त उसको पता होना चाहिए ना कौन से प्रश्न का आंसर दिया इसने। ठीक है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अब हमारे खंड ए में है प्रश्न। अब हमारे यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो देखो, प्रश्न है हमारा खंड ए है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखो, ए ब से द। तो पहला हमारे ए है मित्रता, सेकंड है लड़का, थर्ड है पर्वत, फोर्थ है हिमालय। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारे द हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सेकंड प्रश्न, खंड ए का सेकंड प्रश्न है, मानसिक शब्द में प्रत्यय है। तो मानसिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क्या पूछा है, मानसिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मानसिक में देखो पीछे क्या लग रहा है, इक प्रत्यय। क्या हो जाएगा इसमें, ब, इक प्रत्यय। मानसिक बोलने से ही पता चल रहा है पीछे इक आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, निम्नलिखित खंड ए का ही तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। मतलब इसमें यण संधि का उदाहरण बताना है अपने को। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महेश्वरी, नायक, सदैव, स्वच्छ। महेश्वरी रोंग है, नायक भी रोंग है, सदैव भी रोंग है। हमारे हो जाएगा द स्वच्छ। नेक्स्ट है हमारे चौथा, शताब्दी शब्द में समास का प्रकार है। शताब्दी, शताब्दी मतलब सेंचुरी।
100। तो कौन सा समास है इसमें? समास बताना अपने को, शताब्दी में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास। तो इसमें देखो 4 ऑप्शनों में से ए हो जाएगा हमारे द्विगु समास। ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा 5वां प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था। मतलब इसमें आपके चैप्टर में से है कि नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला कौन था। तो देखो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा किसने बनाई, मास्टर हीरालाल ने, या मास्टर मोतीलाल ने, या मास्टर नंदलाल ने, या फिर मास्टर मदनलाल ने। तो इसमें अपना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो देखो अब हम आंसर बताते हैं, मास्टर हीरालाल ने। आंसर हो जाएगा ए, मास्टर हीरालाल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो इसमें देखो झूठा शब्द दिया हुआ है, झूठा सच शब्द नामक दिया हुआ है ना, उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, यशपाल, राम वृक्ष बेनीपुरी, मनु भंडारी, यतीश मिश्र। तो इसमें देखो हमारे हो जाएगा यशपाल। आंसर हो जाएगा ए, यशपाल। नेक्स्ट है हमारे, मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान रहा। मतलब उनका योगदान किसने किया, किसने उनका ज़्यादा योगदान दिया वो बताना है। उनके पिता का, डॉक्टर अंबालाल का, शीला अग्रवाल का, राजेंद्र वर्मा का। तो इसमें हो जाएगा शीला अग्रवाल का से आंसर करेक्ट, शीला अग्रवाल का। करेक्ट। 8वां प्रश्न है हमारा, खंड ए का ही 8वां प्रश्न, शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अबसद, तत्वाद्य, अनुरुद्ध वाद्य, गणवाद्य, या फिर द सुधीर वाद्य। तो इसमें हो जाएगा हमारे सुधीर वाद्य, द। नेक्स्ट है हमारा, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि हैं तुलसी, सूरदास, रहीम, या देव। तो इसमें हो जाएगा हमारे सूरदास। आंसर हो जाएगा बी, सूरदास। आंसर हमारा हो जाएगा ब, सूरदास। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है, लाइन दी गई है हमारे हमको, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही कोई एक दास तुम्हारा।
तो इसमें देखो उपयुक्त पंक्ति दी गई है, उस किसकी ओर संकेत कर रही है? राम की ओर, लक्ष्मण की ओर, भरत की ओर या शत्रुघ्न की ओर, या शत्रुघ्न की ओर? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारे राम। ए आंसर करेक्ट होगा। इसमें राम की ओर ये पंक्ति संकेत कर रही है। कामायनी के रचयिता है। इसमें एक शब्द दिया हुआ है कि कामयानी के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, मंगलेश डबराल, जयशंकर प्रसाद। आंसर हो जाएगा हमारे द जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा, यह दूत्रित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र है। दूत्रित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र कौन है? तो इसमें है हमारे स्वयं लेखक, माता, बच्चा या वृद्ध। तो इसमें हो जाएगा हमारे आंसर हो जाएगा स्वयं बच्चा। हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, माता का आंचल पाठ के लेखक, माता का आंचल पाठ के लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते थे? तो इसमें देखो ए ब स द ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए है भोलानाथ, ब है शिवनाथ, स है गोरखनाथ, द है दरिद्र नारायण। तो इसमें आंसर है हमारा भोलानाथ। ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेंद्र ने किनके फुटप्रिंट की जानकारी दी? तो इसमें हमको एक पंक्ति दी हुई है भाई, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेंद्र ने किनके फुटप्रिंट की जानकारी दी? तो इसमें आंसर होगा हमारे गुरु नानक। क्या आंसर हो जाएगा? गुरु नानक। आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट है हमारा, हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम है। तो इसमें देखो कौन हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम बताना अपने को। परमाणु, मैं कैसे लिखता हूँ, मैंने क्यों लिखा, मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसमें हमारा होगा मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ। तो आंसर कौन से में लिखा हुआ है? मैं क्यों लिखता हूँ। आंसर हो जाएगा द मैं क्यों लिखता हूँ। ये हो जाएगा करेक्ट द आंसर। अब हमारा सेकंड प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला हमारे पहली पंक्ति में देखो क्या रिक्त स्थान दिया हुआ है। देखो क्या रिक्त स्थान आएगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं उसे रिक्त स्थान सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा? मतलब वक्ता स्वयं अपने लिए करता है उसे कौन सा कहेंगे हम? निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थान है सेकंड है हमारा, इस गेंद को मत फेंको वाक्य में रिक्त स्थान विशेषण है। तो इसमें हमको विशेषण बताना है। ऊपर वाले में हमने बताया था सर्वनाम, अब इसमें बताना है विशेषण। तो इसमें हो जाएगा हमारे
इसमें हमारा हो जाएगा सेकंड रिक्त स्थान में कालवाचक विशेषण। कालवाचक विशेषण ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले प्रश्न हैं। लगभग इन्हीं में से ही पूछे जाने वाले प्रश्न आएंगे, ऐसे ही इसी तरीके के। ठीक है, तीसरा रिक्त स्थान है हमारा, तीसरा है हमारा ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो इसमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता रिक्त स्थान क्या कहलाते हैं? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि उन्हें क्या कहेंगे। तो उन्हें क्या कहेंगे? अविकारी। क्या कहेंगे? अविकारी, जिनमें कोई विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, संयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संयोग शब्द में रिक्त स्थान उपसर्ग है, तो कौन सा हो जाएगा? सम। कौन सा हो जाएगा? सम। सम उपसर्ग है, संयोग। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपका आंसर मतलब ये आपका 6 नंबर का रहने वाला प्रश्न है, जो कि आपकी मतलब एनसीईआरटी की बुक से नहीं आया हुआ है। ये मतलब बाहर से अपठित गद्यांश दिया हुआ है। तो चलो हम इस गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। ये अपठित गद्यांश है, मतलब आपका पढ़ा हुआ नहीं है। चलो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, बाद में इसके प्रश्न दिए हुए हैं कुछ, जो इस अपठित गद्यांश में से आपको चुनकर देने हैं। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। ये देखो सीधी सीधी ये परिभाषा बन रही है। किसकी बन रही है? भय की परिभाषा बन रही है। अंडरलाइन कर लो इसको। आगे देखो, क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और वे उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा और ये समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। इतना कर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। तो देखो, इसमें हमको आपको पहले आंसर नहीं देने, जितनी आप आराम से करेंगे, आपको एक बार नहीं 2 बार पढ़ के इसके आंसर देने हैं, क्योंकि ये आपका पहले पढ़ा हुआ नहीं है। तो आप पढ़ के ही आंसर दें इसके। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? पहला प्रश्न है हमारा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या? और शीर्षक हमेशा ऊपर की लाइनों में से ही होगा। ऊपर 2 लाइनों में से ही शीर्षक को ढूंढना अपन को। तो शीर्षक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? शीर्षक होगा हमारा भय। क्या हो जाएगा? शीर्षक होगा हमारा भय। भय। भय को परिभाषित कीजिए। तो अपन ने अभी अंडरलाइन किया था ना ऊपर,
बे को परिभाषित कीजिए, अंडरलाइन किया ना आपने। किसी आपदा, किसी आती हुई आपदा की किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकार मनोविकार होता है उसे ही भय कहेंगे। ठीक है ना, यह हो जाएगी भय की परिभाषा। नेक्स्ट है हमारा अपठित गद्यांश में है हमारा तीसरा प्रश्न। दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल रहता है। अब अपन को कोई बिना मतलब भी दुख पहुंचा रहा है तो मतलब उसका वो कैसे आकुल करता है। दुख को आकुल कौन करता है। दुख को आकुल क्रोध करता है। दुख को आकुल क्रोध। अब जब हमको गुस्सा आएगा तभी तो दुख आएगा ना, तो वैसे दुख को क्रोध। गद्यांश में से विपत्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। चौथा है हमारा गद्यांश में से, देखो अपठित गद्यांश में से विपत्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखो। तो हमारा इसमें है विपत्ति का अपने को ढूंढना है पर्यायवाची शब्द, तो हानि हो जाएगा इसमें विपत्ति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, हानि। हानि या आपदा। क्रोध कब प्रकट होता है, तो क्रोध कब प्रकट होगा, जब अपने को कोई बिना मतलब के नुकसान पहुंचाएगा तभी तो क्रोध प्रकट होगा ना। अपनी बिना गलती के कोई अपने को कुछ ठेस पहुंचाएगा तभी तो क्रोध प्रकट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भय के लिए क्या जरूरी नहीं है। भय के लिए क्या जरूरी नहीं है, कारण या निर्दिष्ट कोई कारण नहीं होता, मतलब भय कभी आ सकता है, वो पता थोड़ी होता अपने को कब भय आएगा। तो इसका यही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा ये अपठित गद्यांश हमारा हल हो गया। अब इसी प्रकार हमारा खंड ब, अब हमारा खंड ब क्या, अभी तो यही हमारा फोर्थ प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें देखो पैराग्राफ दिए हुए दो अपठित पद्यांश, ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक से नहीं आ रखा है। तो इसमें देखो पैराग्राफ है पहला हमारे, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान लिया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मतलब ये लास्ट पंक्ति में देखो क्या कह रहा है, मैं मतलब अपने मन की ही किया करता हूँ। मतलब कोई लोग होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, मतलब ये
अगला कहेगा वैसे अपने को करना है। और ये क्या बोल रहा है कि मैं अपने मन की किया करता हूँ। तो इसमें देखो, यदि आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पढ़ो, 2 बार पढ़ के बाद में आंसर दो, क्योंकि ये पैराग्राफ आपके पढ़े हुए नहीं है, आपके एनसीईआरटी की बुक में से नहीं आए हुए हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उपयुक्त पद्यांश का अपठित पद्यांश में से पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताओ। उचित शीर्षक बताना आपने को। तो इसमें क्या हो जाएगा, उचित शीर्षक क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा इसमें सांसारिक जीवन। क्या हो जाएगा, सांसारिक जीवन। ठीक है। नेक्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश में रेखांकित पंक्तियों का आशय है। तो इसमें देखो हमको क्या लिखना है, 2 ऊपर पंक्तियां रेखांकित की हुई है ना, ये वाली 2, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं मतलब सुनता सब की हूँ पर करता मन की हूँ, फिर भी जीवन में सबके लिए प्यार है मेरे, किसी के लिए भी मेरे मन में दुर्व्यवहार नहीं है। मैं सबको एक समान समझता हूँ, मैं सबका दुख सुख सबको अपने जीवन में उतार लेता हूँ। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा है हमारे, काव्यांश में कवि किसका पान करता है। प्रेम रूपी मदिरा का। मैं सदैव प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, जग किसको पूछता है। जग किसको पूछता है, जो संसार की बातें मानता है उससे ही जग पूछेगा ना। जो अपनी बात बताएगा वो थोड़ी जग बताएगा ना। जग किसको पूछता है, जो है ना संसार की बातें बोलेगा ना, जो संसार की बातें मानता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, उपयुक्त पद्यांश की मूल संवेदना लिखिए। अच्छा हो गया ना ये तो। नेक्स्ट है हमारा, खंड ए ब स द, ये अपने अपने खंड में ही इनके आंसर लिखना है। ऐसा नहीं इस खंड ए का 5वां इसमें डाल दिया उसमें डाल दिया, ऐसा नहीं होगा, एग्जामिनर को रॉन्ग कर देगा आपके। खंड ब हो जाएगा आपके, निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। अब ये आपको देखो प्रश्न ऐसे ऐसे दिए हुए होंगे, ये बड़े प्रश्न हैं, तो आपको मतलब 40 शब्दों से अधिक शब्द में नहीं देने, अधिकतम 40 शब्द में ही आपको इनके आंसर लिखने हैं। ठीक है। हर प्रश्न 2-2 नंबर का है, इसमें आपको 7 प्रश्न दिए गए हैं। 7 प्रश्न हैं, वो 2-2 नंबर के हैं, सारे करने अनिवार्य हैं। अब हमारे खंड से, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पढ़कर इसको, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ही आया हुआ गद्यांश है, मतलब आपका पढ़ा हुआ होगा।
तो आप इसमें आसानी से आंसर दे ही सकते हैं। तो देखो, हम इस पठित गद्यांश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर भी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, और ये है हमारा 4 नंबर का। तो ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। गाड़ी छूट रही थी सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे, देखो वापिस देखो, गाड़ी छूट रही थी सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। तो वापिस देखो, गाड़ी छूट रही थी सेकंड क्लास के छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक व्रत पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा के पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विंध्यन का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी है, कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। ये हमारा पठित गद्यांश है जो हमने पढ़ लिया है। नहीं समझ में आए तो एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, ठीक है। देखो इसमें प्रश्न है हमारे, उपयुक्त गद्यांश में कहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। सेकंड है, लेखक ने डिब्बे को लेकर कहाँ क्या अनुमान लगाया था। थर्ड है, डिब्बे में बैठे सज्जन की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया। डिब्बे की बर्थ पर कौन बैठा हुआ था। तो इसमें इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। ये प्रश्न आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, और देखो आपको इसमें अथवा में प्रश्न दिए गए हैं, जो आपको ज़्यादा सही तरीके से आ रहा हो वो आप ये पद्यांश कर लें, सॉरी गद्यांश। तो आगे देखो, इसी प्रकार आपके गद्यांश और पद्यांश पठित और अपठित दोनों में आते हैं। पठित गद्यांश भी आएगा और पद्यांश भी आएगा, अपठित पद्यांश और गद्यांश दोनों आएंगे, और अथवा में आएंगे। आपको जो अच्छे तरीके से है वो करना, ठीक है। चौदवा प्रश्न है हमारा, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है ये। अच्छा, इन प्रश्नों के आंसर है आपको देने हैं। ये प्रश्न है जो इनके भी आंसर आपको देने हैं। 3-3 नंबर के हैं, सब अथवा में आएंगे। और जितना पेपर में आगे पहले जो पढ़ के देखना है आपको कि अथवा में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तेरहवा प्रश्न है हमारा, पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विहसी लखनऊ बोले मधुबानी,
अहो मुनिसु महा बट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पुहारू। यहाँ कुंबल बतिया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कठोर सरासन बाना में, कछु कहाँ सहित अभिमान। भृंग सुत समुझी जनेऊ विलोकी, जो कछु कहु सहो रीस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इनय पर न सुराई। तो इसमें देखो ये 4 प्रश्न है हमारे, इनके आंसर देने हैं आपको। और अथवा में दिया गया है प्रश्न, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। ठीक है। अथवा में सब बुरी काली संदली, मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसमें भी देखो, अब इसमें से आंसर देने हैं आपको। ठीक है। अब 14वां प्रश्न है हमारा, प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं आपको, ये आपके एनसीईआरटी की बुक्स में से प्रश्न उत्तर आए हुए हैं। 15वां है हमारे। 14वें प्रश्न में देखो अथवा में दिए गए 3 नंबर का प्रश्न है, जो आपको अच्छी तरीके से आए वही कर लेना। 15वां है, संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन लोगों के योगदान को दर्शाया है? तो इसमें आपको पढ़ा है वो लिख देना। और अथवा में उद्धव गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को समझने में असमर्थ क्यों रहे? उद्धव जी के बारे में बताना है। 16वां प्रश्न है, कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताएं। और अथवा में राम वृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखिए। ये भी 3-3 नंबर के बड़े प्रश्न है, थोड़ा ढंग से लिखना है इनको। आज के लिए बस इतना ही।